दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी रोजाना की तरह आज भी आपके साथ मौजूद हैं और आज बात करेंगे उस संकट पे जो दुनिया के लिए बड़ा होता जा रहा है। दरअसल अब तक इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन के उनका खात्मा कर रहा था, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो। अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ इजराइल ने चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अब एक तरफ तो इजराइल लेबनान में जमीन के रास्ते घुस रहा था और दूसरी तरफ इजराइल पे आसमान से आफत बरस गई और ये आफत, ये मिसाइलें बरसाई थी ईरान ने। यानी ईरान और इजराइल के बीच अब घातक युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल अब इस हमले का पलटवार करेगा। और दुनिया के लिए ये इसलिए संकट है क्योंकि मिडल ईस्ट का ये जो संकट है वो गहराता जा रहा है और दुनिया पे इसका क्या असर होगा इस पे हम बात करेंगे। खासकर पश्चिमी एशिया पे क्या असर होगा इस पे बात करेंगे। अर्चना, ये जिस तरह का प्रकरण है, क्योंकि देखिए इस वक्त कई देश युद्ध के मैदान में है, चाहे वो यूक्रेन और हम रशिया की बात करें। अब यहाँ पे इजराइल आए दिन किसी ना किसी देश के साथ, संगठन के साथ, उसका 3 का आंकड़ा जो है, 36 का आंकड़ा वो बना रहता है। अब जो उस पर हमला हुआ, कैसा पलटवार होगा और क्या एक महायुद्ध की तरफ ये दोनों देश बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजेश, हम इसकी बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं ना कि चाहे वो उसमें हमारा कोई सहयोग हो या ना हो, लेकिन असर ज़रूर पड़ता है जब हम इस तरह के विवादों को अक्सर देखते हैं। और ये तो देखिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 180 से ज़्यादा मिसाइलें वहाँ पर दागी गई और उसका असर भारत पर कैसे पड़ता है उसको भी इससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी हाल ही में एडवाइजरी जारी हो गई है उन तमाम भारतीयों के लिए, भारतीय दूतावास की ओर से, जो ईरान में रह रहे हैं, इजराइल में रह रहे हैं, उनके लिए फिलहाल ये कि आप लोग सुरक्षित जगह पर रहें, यानी कि अपनी सेफ्टी के पर्पज से फिलहाल ये कहा गया है। लेकिन ये खतरे की घंटी है और यही नहीं जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी इस लिहाज से हो जाती है कि अब जो जितनी वहाँ से जाने वाले हवाई वाहन है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। ये हाल ही में मैंने पढ़ा, इससे भी मुझे लगता है कि असर पड़ता है कहीं ना कहीं। दूसरी बड़ी चीज़ जिसका हम जिक्र कर सकते हैं वो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। डिस्टर्ब मेंटली मैं कह रही हूँ, जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत बेसिक इसलिए ले रही हूँ कि शायद इस तरह की स्थिति को अगर हम सोचें और समझें तो ये लगता है कि जितना नुकसान वो लोग झेल रहे हैं इससे कहीं ना कहीं हम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब लगातार इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं। मैं जब भी सुबह न्यूज़पेपर देखती हूँ या कोई भी वेबसाइट खोलती हूँ तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पर रहने वाले जो हमारी तरह ही बहुत सारे आम लोग हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और उसके अलावा अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं ये और भी बहुत सारे बड़े होने वाले खतरों को बढ़ावा देती है, जिसको लेकर अर्चना से जानना चाहेंगे। अर्चना, देखिए क्योंकि जब हम ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, एक बड़ी चीज़ जो टेक्निकली इन्होंने जिस बात का जिक्र किया और मैंने इसको बड़े बेसिक तौर पर भी लिया है, इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो इसमें एड ऑन की जा सकती है, जिसका हाल ही चर्चा से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल अर्चना, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया बहुत ही अस्थिरताओं से गुजर रही है। पहले हमने देखा शुरुआत कहाँ से हुई, रशिया और यूक्रेन से। रशिया और यूक्रेन से जब युद्ध शुरू हुआ तो आप सभी जानते होंगे कि हुआ कि नाटो से। आप देखिए क्योंकि हमें ना अब ये समझना होगा कि युद्ध का जो है विस्तार हो रहा है और वो बहुत ही घातक है। पहले शुरुआत हुई कि भाई चलो कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। रशिया पोस्ट कर रहा था कि भाई आप नाटो में शामिल होगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप रशिया पर आप हमला कर दोगे। और वो नाटो में शामिल ना हो क्योंकि अमेरिका ने केवल होता ना कि बस भाई फूंक दो जल जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वो नाटो में शामिल भी नहीं हुए, रशिया ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध बढ़ता गया और हमें अर्चना इसके इम्पैक्ट की भी बात करनी होगी कि इस युद्ध से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आपने देखा कि जब यूक्रेन में वॉर हुआ, यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो दिक्कत किसे हुई? उन तमाम छात्रों को जो वहाँ पर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। किस तरह से एकाएक जब वहाँ पर युद्ध हुआ, क्योंकि भारत से कितनी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भारत के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर किस तरह से और कई तरह के ऑपरेशन चलाकर उन बच्चों को बाहर निकाला गया, कई लोगों तो उसमें उसकी जान भी चली गई। अब हम आते हैं कि वो युद्ध तो अभी भी चल रहा है। आप सोचिए कि यूक्रेन के जपोर्जिया एक बड़ा प्लांट था तेल का, उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया, जिसकी वजह से तेल का संकट खड़ा हो गया। दूसरी चीज खाद्यान्न के मामले में बात कर लीजिए तो खाद्यान्न के मामले में भी यूक्रेन से बहुत सारी चीजें हम आयात करते थे, चाहे गेहूं हो चाहे या फिर अन्य चीजें हो, तो उस पर संकट मंडराने लगा और तमाम देशों में, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो खाद्यान्न संकट से जूझने लगे। अब हम आते हैं
इजराइल पे। आप सभी को याद होगा कि इजराइल और लेबनान के बीच, फिलिस्तीन के बीच में आज का ये मामला नहीं है। आपको भी याद होगा राजेश, जो वहाँ पर एक मस्जिद है, मुझे याद आ रहा है, यहूदी, और उसको लेकर वो विवाद बहुत लंबा है, और उस विवाद को तूल दिया 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो उसके बाद ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। अब क्योंकि इजराइल इसलिए इस हमले को बढ़ा रहा है क्योंकि हमास को सपोर्ट ईरान कर रहा है, और ईरान समर्थित, चाहे 3H की आपने बात की, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हुती हो, और चाहे वो हिजबुल्लाह हो, तो ये तीनों जो संगठन है वो ईरान समर्थित है। हमें ये समझो कि आगे ईरान को क्यों आप टारगेट कर रहे हो, आप लेबनान को टारगेट क्यों कर रहे हो, आप अब देखिए कुछ दिन बाद सीरिया में भी ये हमला होगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है सीरिया हो, जॉर्डन हो, यहाँ पर भी ये हमला जो है वो हो सकता है। तो अब ईरान को टारगेट इसलिए किया क्योंकि ईरान बैकफुट से, कहीं ना कहीं बैकडोर से वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था। हिजबुल्लाह भी लड़ाई में कूद गया। लेबनान में जो है जो हुती लोग हैं, हुती लोग जो है वो कूद पड़े। तो अब इसीलिए इजराइल जो है वो 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है कि अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं हम हमले के और भी विस्तार करेंगे। और मुझे लगता है अर्चना कि इजराइल को ईरान ने छेड़ दिया है, और जो कल 180 रॉकेट दागे गए, हालांकि उस रॉकेट से बहुत नुकसान नहीं हुआ इजराइल का, क्योंकि एक आयरन डोम है, उसका एक सुरक्षा कवच जो हवा में ही उन मिसाइलों को गिरा देता है, लेकिन 1-2 मौतें हुई हैं। अब ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे तरन्नुम कि जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि कल जो ईरान ने हमला किया, क्या इजराइल को छेड़ दिया है ईरान ने? देखिए, लड़ाई से साफ है कि जब भी इस तरह की युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो पर्सनल लॉस के साथ जो आर्थिक तंगी भी हमें देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका भारत पर असर क्या होगा, क्योंकि हमने अब तक देखा है कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें भारत में युद्ध कई और हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं भारत में बदली हैं। 1992 से ही भारत ईरान का अच्छा दोस्त रहा है, इजराइल का अच्छा दोस्त रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जब उनकी सरकार बनी, तो वो पहली बार 2017 में इजराइल के दौरे पर गए। अब हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है ना। ये दोस्ती बहुत गहरी है भारत, इजराइल और ईरान के बीच। कभी भी हमने ये नहीं सुना होगा कि ईरान ने भारत के लिए कुछ कहा या इजराइल ने हिंदुस्तान के लिए कुछ कहा है। भारत से इजराइल और ईरान के लिए चाय, कॉफ़ी, मसाले, बासमती चावल यहाँ से भेजा जाता है। पिछले साल की बात कर ली जाए तो 1.5 लाख करोड़ का भारत को फ़ायदा हुआ है। अब आप समझिए कि अगर ये युद्ध जैसी स्थिति और बढ़ेगी तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब मैंने इसीलिए शुरुआत में जिक्र किया राजेश, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इसका हिस्सा नहीं है, इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है यहाँ के लोगों पर, उसके आर्थिक के पर। मुझे लगता है अब हम बन गए युद्ध का हिस्सा। ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ, आपने तरन्नुम जिक्र किया कि अभी तक भारत क्योंकि न्यूट्रल रहा है। भारत रशिया और अमेरिका की जब युद्ध चली रहा है उसमें भी न्यूट्रल रहा है, क्योंकि कई बार जब यूएन में प्रस्ताव लाया गया भारत ऐसे न्यूट्रल रहा तो प्रस्ताव में शामिल ही नहीं हुआ। जब प्रस्ताव में शामिल नहीं होंगे तो आप न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन पता है भारत की ने इजराइल के पीएम से बात कर ली है और उन्होंने सहयोग दिया है, जिससे कि अब ऐसा लग रहा है कि भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है, चाहे वो दोस्ती भी है तो वो खुले मंच पर दोस्ती का इजहार जरूर करते, लेकिन ऐसे समय में देगा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कोई भी किसी के दुश्मन ना सज्जन, भारत की लेकिन अमेरिका जो है वो खुलकर लड़ता है। अमेरिका अब सामने आ चुका है खुलकर, वो इजराइल का फुल सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि दुनिया के लिए संकट इसलिए, क्योंकि देखिए अब सिर्फ लड़ाई ईरान और इजराइल की नहीं है, अब लड़ाई अमेरिका बनाम रशिया की हो गई है। अगर इधर अमेरिका कह रहा है मैं इजराइल के साथ हूं तो उधर रशिया कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं। मतलब दुनिया के 2 सुपर पावर युद्ध के मैदान में उन देशों का साथ दे रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। तो इसका असर इकोनॉमी पे भी पड़ता है, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, ना सिर्फ 2 देशों का मामला। क्योंकि देखिए बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो ईरान में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं, तो उनके यहाँ पे सैकड़ों परिवार हैं, हजारों लोग हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया पे इसका असर होता है जब भी, चाहे वो भले ही 2 देशों में युद्ध हो, क्योंकि पहले से ही यूक्रेन है और कई दुनिया के अलग अलग मोर्चों पे कई देश जो इस वक्त है वो युद्ध के मुहाने पे है। तो ऐसे में अब चूंकि खबर ये नहीं है कि ईरान ने हमला कर दिया, अब खबर ये है कि अब इजराइल इसका क्या पलटवार करेगा। और इजराइल ऐसा देश है जो भले ही छोटा सा है, आबादी बहुत कम है, लेकिन पावर उसके पास बहुत ज्यादा है। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आप सोचिए पेजर, और उसमें कोई सोच नहीं सकता, ऐसा अटैक करके उसने दुनिया को हिला दिया। तो आगे
इस वक्त जो सबसे ज्यादा इसके आसपास लग रहा है वो ये है कि इजराइल ईरान के तेलों के भंडार पर सबसे पहले मैं वही कह रहा हूँ, ये अब बहुत भीषण हालात होने वाले हैं और अभी। एक चीज मैं जिक्र करूंगी, हाँ एक चीज मैं जिक्र करूंगी राजेश, आपने जिक्र किया कि इजराइल भले संख्या में बहुत छोटा है, एक छोटा सा देश है, लेकिन सोचिए वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जो 18 साल से दुनिया के सामने नहीं आया, किसी ने देखा नहीं, कहाँ रहता है, क्या करता है, बंकर में। सोचिए कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसने किस तरह से उसका पूरा ठिकाना निकाला, 20 सालों से किस तरह से उसका पीछा कर रहा था। बताया जा रहा था कि भाई उसने ईरान के ही एक व्यक्ति को उसमें लगा दिया, मतलब उसी के घर में रुक कर उसी बताओ ना घर में ही भेदी बैठा हुआ है, और हाथ में चिप, जब उससे हाथ मिलाया गया तो चिप लगा दिया, सोचिए, और उस चिप से उसको ट्रैक करते रहे और उसके बाद उसे मार गिराया। का मतलब ये है, आग शांत होती नहीं नजर आएगी, क्योंकि राजेश हमने लगातार देखा है इस वक्त इजराइल की ओर से बैक टू बैक बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर इजराइल के पीएम की बात करें नेतन्याहू खुद ये बात कह रहे हैं कि ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसका जवाब हम शुरुआत है। तो अगर ट्रेलर से हमें इतना इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा है तो मैं वही कह रहा हूँ कि आने वाले दिन, अभी आप 2-3 दिन में देखिएगा, 4 दिन के अंदर ऐसी खबर आएगी, मतलब जो दुनिया के लिए विनाशकारी हो गई अगर यूएन ने इसमें इंटरफेयर ना किया है लेकिन पहली बार एक बैठक भी बुलाई थी, अभी आप बात करें। आपको पता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देखिए, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूएन ने इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि सबको बुला लिया, 193 देश है यूएन में, और बोला क्या प्रस्ताव लाओ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया, तो यूएन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया। ये वाकई में चौंकाने वाली चीज है कि बयान सामने आया उनका, क्योंकि रात ये बयान इसलिए आया क्योंकि दबाव बन रहा था। जैसे ही जिस तरह की तस्वीरें आई, दुनिया ने देखी, तो उसकी आलोचना हो रही थी कि भाई इस तरह का, और उनको सबको पता है कि अगर ईरान ने ये हमला किया है तो अब पलटवार बहुत घातक होगा। इसलिए यूएन अगर इसमें दस्तक ना करता या ना जल्दबाजी दिखाता तो परिणाम बहुत विकराल हो सकते हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी इजराइल के समर्थन में आया है, उन्होंने इसका जिक्र किया। बेशक ईरान ने अमेरिका के लिए बात कह दी कि आप बीच में ना पड़े या वो तमाम चीजें हैं, लेकिन ठीक है, सब स्वतंत्र हैं, किसी को भी सहयोग करने के लिए। बिल्कुल। और अर्चना मैं चीज बोलूंगी, हाँ थर्ड, और बिल्कुल, और देखिए क्योंकि अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा चलता है, जैसे आपने जिक्र किया, और एक वक्त भी आया है जब अमेरिका ने सेंसस लगा दिया ईरान पर कि भाई आप तेल नहीं खरीद सकते हो, लेकिन भारत की ये नीति रही है, विदेश पॉलिसी भारत की, कि अमेरिका के सेंसस के बाद भी ईरान से भारत तेल आयात करता रहा। लेकिन अब क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर ली, अपना समर्थन दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से क्राइसिस शुरू हो सकती है, और यहाँ से कहीं ना कहीं भारत में भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो तेल का भंडार हो, चाहे वो खाद्य की बात हो, सब महंगाई भी देख सकते हैं अब। हाँ, इसमें वापस हम इस मुद्दे पर लौट कर आ सकते हैं, इस बात को लेकर कि ये जो कहीं ना कहीं जो झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच, इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह पे भी काफी बहुत ही ज्यादा, जब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों तैयार है, शांत कोई बैठने वाला नहीं है। ये तो जो आते कोई बयान है वो इसको इशारा कर रहे हैं। इंडियन ऑयल का शेयर मार्केट गिर गया, अब धीरे धीरे वो इम्पैक्ट दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें जो समझदारी वाली चीज हो सकती है वो यही कि जो इन लोगों के सहयोगी हैं जितने भी देश, मुझे लगता है कि आपसी बातचीत से, आपसी साझेदारी से इन चीजों को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे हालात दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम इस तरह की कुछ संभावनाएं बने जिससे इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर ना पड़े, खासकर जब हम अपने भारत की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे यूएन बोले, अमेरिका बोले, या कोई भी देश बोले, इजराइल किसी की नहीं मानता। जब अपनी आई पे आएगा वो इसका जवाब जरूर देगा ईरान को, और इसके लिए ईरान को अब तैयार रहना होगा कि जो गलती उन्होंने रात को की है अब उसका अंजाम आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है उसे भुगतना पड़े, क्योंकि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत जिद्दी हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर भी पहुंचे थे जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा कि आप 20 दिन के लिए युद्ध विराम कर दीजिए, लेकिन फ्रांस ने भी उसमें कहा था, बिल्कुल भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि यूएन में उन्होंने बोला कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी तुम और भी देखो, अभी तो रुकने वाले नहीं। और क्योंकि अब दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है, एक तरफ क्योंकि देखिए चाइना के पास भी अब सभी जो देश हैं वो परमाणु संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर युद्ध बढ़ता है
तो ये बहुत विनाशकारी होगा। मुझे लगता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी होने वाला है। और यही घमंड देखिए, यही घमंड ईरान को भी है, इसको इजराइल को भी है कि मैं परमाणु शक्ति हूं, और उधर दूसरे जो है उनको इसीलिए वो उन पे पावर अपनी जमा के रखता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, शायद आगे बुलेटिन का भी वक्त हो रहा है, तो आज हमने इसी कोशिश के साथ आपके साथ ये बात की कि अब आगे दुनिया के लिए कितना बड़ा संकट है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें, तो ये अब इजराइल किस तरह का जवाब देगा, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइएगा। क्या ये रुकना चाहिए? क्या इजराइल और ज्यादा खूंखार होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइएगा। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।